नमस्कार विद्यार्थियों, राम राम। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय में तीनों क्षेत्रों का योगदान। इसके पहले हमने पिछले क्लास में पढ़ा था अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का प्रकार, आर्थिक क्रियाएं, उसके क्षेत्र, कितने क्षेत्र होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस देश में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, कौन से चीज़ किस क्षेत्र में आता है, यानी कृषि, व्यवसाय, उद्योग, ये सब किस क्षेत्र के कार्य हैं। तो उसकी चर्चा हमने किया था, उसके अध्ययन किए थे। अब हम यहाँ पर राष्ट्रीय आय के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रीय आय में इन तीनों क्षेत्रों का किस तरह से योगदान रहा है भारत के आर्थिक विकास में। तो हम आगे समझते हैं। कहता है 2000, यहाँ पर डाटा दिया गया है वर्ष 1901, 1947 और वर्ष 2007, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों का योगदान निम्न वर्षों में किस तरह से रहा है। तो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 1901 में 63.6% थी, 1947 में घटकर 58.7% हो गया और वर्ष 2007 में घटकर 22% रह गया। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र 1901 से 2007 आते आते उसका जो अर्थव्यवस्था में योगदान है वो बहुत कम रह गया, घट गया। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान देखते 1901 में 12.7% था, वर्ष 1947 में बढ़कर 14.3% हो गया और वर्ष 2007 में 22 हो गया। यानी इसकी जो द्वितीयक क्षेत्र का जो योगदान है हमारी अर्थव्यवस्था में बढ़ रही थी। तृतीयक क्षेत्र का योगदान ये 1901 में 23.7% थी, जो 1947 में बढ़कर 27% हो गया और 2007 में बढ़कर 56% हो गया। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे पहले शुरू में सबसे अधिक था, यानी जो कृषि कार्य होता था सबसे अधिक होता था। लेकिन समय गुजरने के साथ तृतीयक क्षेत्र का हमारे देश में की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान होने लगा है। यानी आज हम कहें तो वर्तमान में हमारे अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र का योगदान है। यहाँ से यानी हमारे, अगर हम एक सीधे बात कहें कि जो भारत की विकास है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो तृतीयक क्षेत्र का है, जिसमें बैंकिंग आता है, शिक्षा, व्यवसाय, ये सारे कार्य आते हैं। अब हम आगे जानेंगे अर्थव्यवस्था का विकास। तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि अर्थव्यवस्था का विकास हमारे देश में किस तरह से हुआ है। तो अर्थव्यवस्था के विकास का एक लंबा इतिहास रहा है। अर्थव्यवस्था का विकास एक पौधे के विकास की तरह होता है, यानी हुआ है। जिस तरह एक पौधे का विकास उसके फल, डाली आदि का उपयोग करके मानव अपने जीवन में उपयोग करता और धीरे धीरे पौधा बढ़ते जाता है और एक बहुत विशाल रूप ले लेता है, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था का विकास हमारे देश में बहुत समय पहले से ही हो रहा है और हुआ है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का विकास एक धीमी प्रक्रिया है जो लंबा समय लेती है और अपने देश की अर्थव्यवस्था का विकास, यानी जिस देश में हो या जिस क्षेत्र में हो, वो विकास को लंबे समय के रूप में दर्शाती है। यानी एक पेड़ की तरह, वो जब हम उसको पेड़ को शुरू में लगाते हैं तो एक पौधा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसको सींचते जाते हैं, उसकी कई कठिनाइयाँ आती है, उसको हर रोज़ हम सींचते हैं और धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो एक बहुत बड़े विशाल पेड़ के रूप में विकसित हो जाता है। उसी प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था प्रारंभ में जब हमें आज़ादी मिली थी तो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही कमज़ोर थी और आज हम धीरे धीरे उसको समय गुजरने के साथ हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किए और विकास की ओर ले जा रहे हैं। तो इसका एक लंबा इतिहास रहा है। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था का विकास दो पारस्परिक सहयोग से होता है, जो निम्नलिखित यहाँ लिखा गया है। पहला है आर्थिक विकास और दूसरा है मौद्रिक विकास। इन दोनों के बारे में हम जानेंगे और इससे अर्थव्यवस्था को समझेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक विकास हुआ है, जो विकास हुआ है किस वजह से हुआ है। तो आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास, दो विकास है यहाँ पर अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। उसमें पहला है, प्रोफेसर रोस्टेव के अनुसार आर्थिक विकास क्या है, यानी ये हमारे अर्थशास्त्री है, अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छे से
जानते हैं और वो परिभाषा दिए कि आर्थिक विकास है क्या। तो इनके अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर और दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। यानी इनका कहना है कि आर्थिक विकास तभी होता है जब हमारी जनसंख्या बढ़ रही होती है तो उसमें काम करने वाले व्यक्ति भी बढ़े। सिर्फ जनसंख्या बढ़ने से हमारा विकास नहीं होगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से वो संसाधनों पर तो और बोझ डालेगा। लेकिन उसी जनसंख्या में हम उसको शिक्षा, कौशल, प्रशिक्षण करके श्रम शक्ति में बदल दे, यानी कामगारों में बदल दे और उसमें वृद्धि करें, यानी दोनों साथ साथ वृद्धि हो। जनसंख्या भी बढ़े लेकिन उसके साथ साथ काम करने वाले लोग भी, यानी श्रम शक्ति भी बढ़े, तब हमारी आर्थिक विकास की प्रक्रिया पूरी होगी। यानी ये दोनों के बीच का संबंध है, श्रम शक्ति में वृद्धि और जनसंख्या में वृद्धि के बीच के संबंध को ही आर्थिक विकास कहते हैं। अगर एक भी नीचे गया, यानी श्रम शक्ति नहीं बढ़ी, तो हम विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश को विकास करने के लिए काम करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास, उनके शब्दों में उनका कहना है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यानी ये कहाँ समय लिए हैं। इनका कहना है कि आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसके किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि को दर्शाता है। यानी जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है एक लंबे समय में, तब हम आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होते हैं। तो विभिन्न शास्त्रियों का जो परिभाषा है, उनका मत है, वो अलग अलग है। आर्थिक विकास किसके द्वारा संपन्न होती है? यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन के द्वारा संपन्न होती है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, समावेशी विकास किसे कहते हैं? तो ऐसा विकास, यानी आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता न रहे, तो ऐसी विकास की प्रक्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। यानी इस शब्दों के अनुसार समावेशी विकास ऐसा पद्धति या प्रक्रिया है जिसमें हमारे देश या समाज के सभी वर्गों का जो लोग हैं, जो सबसे निचले स्तर है, जो भी समाज हो, कि जितने भी वर्ग हैं, वो चाहे उच्च हो निम्न हो, सभी का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए और कोई भी व्यक्ति विकास के लाभ से छूट ना जाए। तो ऐसी विकास की प्रक्रिया को हम समावेशी विकास कहेंगे। यानी सबका विकास हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, सबका विकास होना चाहिए, कोई भी विकास की प्रक्रिया से छूटे नहीं, तो उसे हम सामाजिक विकास कहते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक विकास का क्या उद्देश्य है? तो आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों, यानी जितने भी क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना है। यानी आर्थिक विकास हम तभी कर पाएंगे जब अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र है उसमें अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे, उसका ऊंचा स्तर प्राप्त करेंगे, और इसके लिए विकास प्रक्रिया को गतिशील करना पड़ेगा। तो हम आर्थिक विकास को अग्रसर कब करेंगे? जब हम विकास की प्रक्रिया को तेज करेंगे, गतिशील करेंगे और उसके समस्त क्षेत्रों में उत्पादन का स्तर बढ़ाएंगे, तब हम आर्थिक विकास करेंगे। और यही आर्थिक विकास का उद्देश्य है, यानी इसका पर्पस है कि आर्थिक विकास है तो वो क्या करेगी, उसका उद्देश्य क्या है? तो जितने भी क्षेत्र है उसकी उत्पादकता को ऊंचा करना। अरे आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। कहता सामान्यतः आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है, दोनों शब्दों के एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ये दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, बस आर्थिक वृद्धि और जो विकास है एक दूसरे के लिए यूज किया जाता है, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। और शास्त्रियों द्वारा आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि के बीच अंतर है। पहला उसमें श्रीमती उर्सुला हिस के अनुसार उनका कहना है कि इसके अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है। यानी वृद्धि वहाँ होता है जो देश पहले से विकसित कर चुका है, यानी विकास कर लिया है, तो जो भी वहाँ उत्पादन का स्तर होगा या जो भी चीज़ें वहाँ होगी वो वृद्धि करेगी। जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है।
विकासशील अर्थव्यवस्था, यानी विकास कहाँ होगा? जहाँ पर हम अभी विकास ही कर रहे हैं, यानी जो भी हमारी उत्पादकता से हमें जो भी प्राप्त होगी हम उसको विकास के कार्य में ही लगा देंगे। लेकिन वृद्धि वहाँ होगा जहाँ पहले से सब कुछ विकसित कर चुका है। जैसे अमेरिका है, वो विकसित राष्ट्र है, तो वहाँ जो भी उत्पादकता होती है वो एक वृद्धि होता है वहाँ, और दूसरे कार्यों में वो अलग अलग कार्य को कर पाता है। लेकिन हमारे यहाँ अभी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, आधारभूत संरचना की, तो हम कभी सड़क बनाने में लग जाते हैं, कभी शिक्षा व्यवस्था बनाने में हमारी सरकार सुधारने में लग जाती है, कृषि व्यवस्था सुधारने में लग जाती है। तो यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे, कभी औद्योगिक व्यवस्था को सुधारने में लग जाती है। यानी कि हमारे यहाँ हर चीज़ को अभी हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ ही रहे हैं, तो हम विकास कर रहे हैं, यानी विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पर हम विकसित शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन वृद्धि शब्द का प्रयोग वहाँ करेंगे जो विकास पहले से ही विकास कर चुका है, जो देश। डॉक्टर ब्राइट सी के अनुसार, इसके अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जा सकता है। विकसित देशों में वृद्धि होता है क्योंकि वो सब कुछ पहले से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क हो, परिवहन हो, शिक्षा हो, उद्योग हो, हर चीज़ में वो विकसित कर चुका है। तब जो भी वहाँ काम होगा उससे वृद्धि होगा, और वृद्धि होने के कारण वो अलग अलग चीज़ों में, क्योंकि उसको अब वो चीज़ें नहीं करना है जो हमारे देश अभी कर रही है। यानी हमारे देश अभी अपने लोगों के भुखमरी को ही मिटा रहा है, यानी कि अपने देश में बेरोजगारी को दूर कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, उद्योग धंधा को बढ़ा रहा है, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ा रहा है, शिक्षा क्षेत्र को, स्वास्थ्य क्षेत्र को ही बढ़ा रहा है। तो हम जो भी इनकम होती है हमारे देश को, ये इन सारे कार्यों में चला जाता है। लेकिन जो विकसित देश है वहाँ पर ये कार्य पहले से ही हो चुका है, और वो अलग चीज़ करता है, यानी अलग क्षेत्रों में वो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। मेडिसन के अनुसार, इसके अनुसार धनी देश में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है, जबकि निर्धन देश में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। वुडलैंड आयोग के अनुसार सतत विकास क्या है? और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समावेशी विकास की तरह ही, कि सतत विकास क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है वुडलैंड के अनुसार? तो इनके अनुसार विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता, योग्यता से समझौता किए पूरी की जा सकती है। यानी इनका कहना है कि जो विकास की प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं हैं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता, योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जा सकती है। यानी हमको अभी भविष्य की चिंता नहीं करना है, जो वर्तमान है उसको देखना है और उसकी योग्यता को से ही पूरा करना है। तो ये सतत विकास हुआ, क्योंकि आज सतत विकास हम इसलिए हमारे देश कर रही है क्योंकि आज जो बहुत सारे संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोल, वन, ये सारी चीज़ें खत्म हो रही है, खत्म होने के कगार पर है। तो यहाँ पर हमको सतत विकास करने की आवश्यकता पड़ रही है। दूसरे शाब्दिक अर्थ में समझते हैं कि ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाए। यानी कि यहाँ पर हमको भावी पीढ़ी यानी भविष्य में जो पीढ़ी आने वाली है उसको ध्यान में रखकर हम विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। इसी को हम सतत विकास कहते हैं। यानी विकास की ऐसी प्रक्रिया जो जारी रहे, मतलब चलता रहे, टिकाऊ भी बना रहे, और हम सिर्फ विकास में ना केवल वर्तमान पीढ़ी को देखें बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखकर कार्य को करें। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? तो आर्थिक नियोजन एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित तरीके से उपयोग करते हैं, तो उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं, यह कहा जाता है। तो आर्थिक नियोजन क्या है? तो एक हम एक समयबद्ध कार्यक्रम लेते हैं, यानी उसको हम एक समय में फिक्स कर लेते हैं। एक समय लेते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जो भी हो, उसको एक समय को फिक्स कर लेते हैं और उसमें जितने भी कार्यक्रम हैं उसको पहले से निर्धारित कर लेते हैं कि हमको कौन से कार्य करना है अपने देश के विकास के लिए। एक नियोजन, एक प्लान है जिसको हम आर्थिक नियोजन कहते हैं, यानी अर्थव्यवस्था का प्लान करते हैं और अपने देश की विकास के लिए, और उसमें सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य को पूरा किया जाता है। और जितने भी देश में संसाधन उपलब्ध होते हैं उसको एक नियोजित तरीके से उपयोग करते हैं। यानी हमारे देश में जैसे जंगल है, धरती है, पहाड़ है,
हवा है, तो बहुत सारे संसाधन हैं। उसको हम एक प्लान के तहत प्लान बना के एक समय में उसको हम पूरा करके आर्थिक नियोजन को पूरा करते हैं। नेक्स्ट, योजना आयोग क्या है? अतः भारत में एक योजना आयोग है जो आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता है। यानी योजना आयोग 5 वर्ष का समय लेता है और उसमें आर्थिक विकास को समावेशित करता है और उसको प्लान बनाता है कि हम किस तरह से कार्य करें। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। यहाँ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा। योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। इस योजना आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। यानी जिस समय योजना आयोग का गठन किया गया था उस समय देश के जो इसके अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि देश के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और अभी वर्तमान में भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने से योजना आयोग को समाप्त करके या उसका नाम बदल के एक नया नाम रखा गया है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है। योजना आयोग के शब्दों में आर्थिक नियोजन क्या है? और योजना आयोग समझाना चाहते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या है योजना आयोग के अर्थ में। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक विकास यानी आर्थिक नियोजन है। यानी हम आर्थिक प्लान बनाते हैं तो किसके तहत बनाते हैं? तो हम राष्ट्र को प्राथमिकता देते हैं कि अपने देश को सबसे पहले प्राथमिकता दे। देश के जो भी चीज़ें संसाधन है उसको विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करें। यही योजना आयोग के शब्दों में आर्थिक नियोजन है। यानी हमारे देश में सड़क, हवा है, पानी है, जंगल है, तो वो सारे चीज़ों को हम क्या करें? अपने देश के विकास के लिए यूज करें। तो अपने देश के विकास के में यूज करना है तो जैसे हमको सड़कें बनानी है सरकार को तो वो पहाड़ों को यूज करेंगे। बिजली तैयार करना है तो नदियों के पानी को यूज करेंगे। तो इस तरह के जो भी संसाधन है हमारे देश में उपलब्ध उसको विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में लगाना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। योजना आयोग के अनुसार भारत में प्रथम योजना आयोग कब से कब तक चली? तो 1951 से 56 तक। हमारे जो बुक में 10th के बुक में जो भी दिया है वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले कब शुरू हुआ योजना आयोग? तो 1951 में और 5 साल तक चली यानी 1956 तक चली। क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को बनाती है, 5 साल को लेती है और उसमें जो भी कमी है उसको पूरा करती है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया था। भारत में कुल कितने योजना चली? तो 11 योजना चली। 12वीं योजना चल रही थी 2012 से 17 तक। तो बीच में लोकसभा का चुनाव हुआ तो 2014 में मोदी सरकार यानी कि बीजेपी का सरकार बना। तो वहाँ पर उस नीति का नाम यानी योजना आयोग का नाम बदल के एक नया नाम रखा गया जिसका नाम नीति आयोग था। यानी 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग अब योजना आयोग के जगह पर आ गया। भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, कृषि एवं औद्योगिकीकरण करना, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। ये भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे भारत में आर्थिक विकास की दर को बढ़ाएं, हम अपने विकास की ओर बढ़ें, कृषि एवं उद्योगों का आधुनिकीकरण करें, भारत आत्मनिर्भरता को प्राप्त करे। भारत जो भी अभी बाहर से अपने सामान को आयात करती मंगवाती है वो कम करे और अपने देश में उत्पादन करके उसको पूरा करे। यही आत्मनिर्भरता है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे। ये सारे चीज़ें भारत के नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास हेतु यानी जो विकास करना है उसमें राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल बैठाना है। यानी कि सीधे कहिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल बैठाना है। राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का है
और उसको अनुमोदन करने का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद का है। यानी जो हम पंचवर्षीय योजना बनाते हैं वो योजना आयोग बनाते हैं, लेकिन उसको लागू यानी उसको आगे बढ़ाने का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, प्रश्न बन जाता है, क्योंकि ये उस पर नज़र रखती है और सरकारों के बीच में तालमेल बैठाता है, राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच, ताकि कार्य को सही से चला सके। मुद्रा का प्रचलन क्यों हुआ? अब आगे चैप्टर में है मुद्रा का प्रचलन क्यों हुआ। तो इतिहास में देखा जाए तो पहले मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत ही कम थी, लेकिन जैसे ही जनसंख्या बढ़ती गई और धीरे धीरे मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई, इसके कारण वस्तु के आदान प्रदान से मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी नहीं की जा सकती थी, इसीलिए मुद्रा का प्रचलन हुआ। यानी हमको सीधे तौर पे कहना है कि जिस समय मनुष्य का विकास हो रहा था उस समय मनुष्य की जनसंख्या बहुत कम थी, तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति घूम फिर के यानी वो घुमंतु प्रक्रिया से वो पूरा कर लेते थे, अपने भोजन को जंगलों से प्राप्त कर लेती थी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा मनुष्य की जनसंख्या बढ़ते गई और धीरे धीरे मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ी, तो इस कारण से वस्तु के आदान प्रदान में मनुष्य की आवश्यकता पूरी नहीं की जा सकती थी, इसलिए मुद्रा का प्रचलन हुआ। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ तब लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। अर्थव्यवस्था की उस व्यवस्था को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी हम सीधे एक शब्दों में कहें तो वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का अदला बदली की जाती थी, यानी लेन देन किया जाता था वस्तुओं से ही वस्तुओं को बदल करके।